हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। और वो हमने लिया है यूपी बोर्ड 2020 का सेट नंबर 346 XV। ओके स्टूडेंट, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्स। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है कोहेरेंट सोर्सेस, यानी कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है कला संबद्ध स्रोत, इसको हमने इंटरफेरेंस में आपको बताया था, ठीक है। फिर यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिफाइन कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोग सुन करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हिंदी वाले सुने, ठीक है। यदि कोई दो तरंग स्रोत किसी एक ही स्रोत से बने हो और तरंगों के बीच कलांतर नियत हो, तो ऐसे तरंग स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ठीक है। इफ टू वेव सोर्स आर फॉर्म्ड बाय ए सिंगल सोर्स एंड phase difference between the waves are constant, then wave source are known as coherent source, ठीक है। if two wave source are formed by a single source and phase difference between the waves are constant, then sources are known as coherent source, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हम लोग देखेंगे, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है स्टूडेंट। कंडीशन आपसे पूछ रहा है और हिंदी में इसको कहते हैं स्थैतिक व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, स्थैतिक व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। पहला आप लिखेंगे सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। ये पहली कंडीशन होगी कि दोनों स्रोत क्या होंगे, कला संबंध होने चाहिए, ठीक है।
यानी दोनों स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, बिटवीन टू वेव्स should be constant, should be कांस्टेंट, यानी दोनों तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। यानी दोनों तरंगों के बीच, दोनों तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फ्रीक्वेंसी frequencies of the waves should be equal, should be equal। ठीक है। तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। ये हुआ 3 पॉइंट हमारा। ठीक है। 4 पॉइंट, amplitudes of the wave, amplitudes of the wave, amplitudes of the wave should be equal or nearly equal, equal or nearly equal, or nearly equal। तरंगों के वेव्स, तरंगों के आयाम, तरंगों के आयाम समान होने चाहिए या लगभग समान होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स स्मॉल d should be small, smallest, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। यानी स्लिटों के बीच की दूरी d
स्लिटों के बीच की दूरी d न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 6, द डिस्टेंस between slits and screen, इसको हम लोग कैपिटल D लिखते हैं, should be quite large, should be quite large, यानी स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी d, ठीक है, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 7, स्लिट्स शुड बी नैरो, यानी स्लिटें संकीर्ण होनी चाहिए, स्लिटें संकीर्ण होनी चाहिए, संकीर्ण होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसके साथ एक डेरिवेशन भी है, ठीक है, और वो डेरिवेशन क्या है, इसके साथ डेरिवेशन है फ्रिंज विड्थ का W = d λ/d, ठीक है, और ये दोनों के लिए डिराइव करना है, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, ठीक, दोनों के लिए डिराइव करना है, यानी दीप्ति और अदीप्ति फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज को दीप्ति फ्रिंज कहते हैं और डार्क फ्रिंज को अदीप्ति फ्रिंज कहते हैं, और इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है, उस लिंक से आप ये डेरिवेशन तैयार करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग R देखेंगे स्टूडेंट। कह रहा ड्रा द डायग्राम फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ऑन स्क्रीन, ठीक है। आपको इसमें तीव्रता का वितरण ग्राफ खींचना है, ठीक है। पतली झिर्री से पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। केवल आरेख खींचने के लिए आपसे कह रहा, कैसे खींचा आपने, कहाँ से रीडिंग आई, ये आपसे नहीं पूछ रहा था, आप इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तीव्रता का ऐसे आप वितरण करते हैं, देखिए तीव्रता का वितरण ऐसे होता है, ये होता है हमारा, यहाँ ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर एक ऐसे आ जाता है, फिर आ जाता है, ठीक है, और ये ऐसे चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आगे भी यहाँ से ऐसे इसी से आगे बढ़ता हुआ और चला जाएगा ये,
ठीक है। अब यहाँ सेंट्रल होता है ये, और सेंटर से ये एरो ऐसे निकलता ऐसे, ठीक। ये होता है हमारा O, इधर होता है लैम्डा अपान ई पॉजिटिव का, यहाँ होता है 2 लैम्डा अपान ई, आगे होता है 3 लैम्डा अपान ई। ओके स्टूडेंट। और इधर होता है हमारा माइनस का लैम्डा अपान ई, माइनस का 2 लैम्डा अपान ई, माइनस का 3 लैम्डा अपान ई, एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ये हमारा होता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा को, ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। और इसको, ये जो ऊपर उठे हुए भाग हैं इनको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी मैक्सिमा, इनको सब्सिडरी मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाले भाग हैं ये, ठीक, जहाँ दबा हुआ, जहाँ लाइट नहीं है, इसको मिनिमा कहते हैं, मिनिमा, ठीक है। यानी इसको निम्निष्ठ लिखते हैं, निम्निष्ठ, इसको लिखते हैं मुख्य उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट, और इसको लिखते हैं गौण उच्चिष्ट, गौण उच्चिष्ट, ठीक है। इसमें आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि हेडिंग क्या डालेंगे इसमें, जो इसमें लिखा है ड्रा द डायग्राम फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ हेडिंग डाल देंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हेडिंग डाल करके, यानी तीव्रता वितरण, हिंदी वाले हेडिंग डाल देंगे तीव्रता वितरण, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको अपना लिखेंगे, ठीक है। और ये बना देंगे, ये डायग्राम बनाने के लिए है, ठीक है। ओके, देखो स्टूडेंट, इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसके साथ लगा है, उसको आप देखिए। न्यूमेरिकल में क्या दिया पहले उसको देखिए स्टूडेंट। लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अलावा और दिया हुआ स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है E इज इक्वल टू दिया स्मॉल ई इज इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। इधर देखो स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इधर है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा यहाँ है। ये जो भाग है जहाँ पे ये लाइट नहीं पहुँचती है इसको मिनिमा कहते हैं, ये दोनों ओर बनती है, ठीक है। तो मिनिमा के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए इसको लेते हैं, इसको लैम्डा अपान ई के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, तो एंगुलर पोजीशन
एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 लैम्डा अपान ई हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर, टू ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, टू ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए इसकी कैलकुलेशन होगी। और फर्स्ट मिनिमा ये है, सेकेंड ये है, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, यानी हिंदी में लिखा है द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। तो द्वितीय निम्निष्ठ जो बनेगा उसकी कोणीय स्थिति प्लस माइनस का लिखते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो स्टूडेंट, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू दिया 5 इंटू 10 टू द पावर -5 अपान 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर देखो स्टूडेंट, 5 2 जा 10 हो गया, तो ये पावर -4 हो गई और इससे कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और ये भी होता है 2 लैम्डा अपान ई होता है, इसको 2 थीटा लिखते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो वैल्यू तो यही आ रही है जो इधर है, 2 इंटू 5 10 टू द पावर -5 अपान 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/3 रेडियन। ओके स्टूडेंट, एक आंसर यहाँ है और दूसरा आंसर यहाँ है, यानी इसकी जो पोजीशन है, इसकी एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, देखिए 2 लैम्डा पानी, ये जो है सेकेंड ऑर्डर मिनिमा की पोजीशन है और ये पोजीशन प्लस माइनस 1/3 रेडियन है। और इधर की जो पोजीशन है ये इसकी एंगुलर विथ पूछ रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है, और ये है 1/3 रेडियन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ, ठीक है स्टूडेंट। तो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और इसका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट, और इसमें पूरा कंप्लीट वही है जो कि आपके लिंक में मिलेगा, ठीक है, आप उसके लिंक से उसको पढ़िए। और इसका आर वाला जो है, आर वाला पार्ट नैंड गेट है, ठीक है, यह इस वर्ष कोर्स में नहीं है, यह इस वर्ष कोर्स में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8,
डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी हमको डिफाइन करना है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, ठीक है। और इसकी डेफिनीशन आप इससे करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी से इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। C इज इक्वल टू क्यू अपान वी से डिफाइन आप करेंगे, ऊपर लिंक लगा हुआ है। आगे कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाई 1 फैरेड कैपेसिटेंस। तो 1 फैरेड, ठीक है। और 1 फैरेड क्या होता है? इफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज 1 कूलम and potential difference across the conductor is 1 volt, then capacity of the conductor is known as 1 farad। यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश है और चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आगे इसमें कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, तो इसमें आपको डेरिवेशन करना है और वो डेरिवेशन आपको लगाना C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये डेरिवेशन आपको लगाना है स्टूडेंट, ठीक। और ये डेरिवेशन का लिंक ऊपर लगा हुआ है, आप लिंक से पढ़िए और डेराइव करिए। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का R। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध है? तो संबंध मतलब फार्मूला, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस? तो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and potential difference ठीक है। एक तो लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं स्टूडेंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, ठीक। और एक लिखते हैं E इज इक्वल टू वी अपॉन डी लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो ऐसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा कोई पोटेंशियल है V और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल होता है V माइनस डेल्टा V, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो डेल्टा x होती है, ठीक है। इधर से कोई आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम हमने ले लिया है, ठीक है। तो एक इससे निकलता है ये फार्मूला, और दूसरा हमारा ये निकलता है E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये इधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इधर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d होती है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होता है, ठीक है। तो V यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर क्या है V नॉट ले लेते हैं, तो V नॉट माइनस डेल्टा V हो जाएगा। तो जो डेल्टा V यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों ही फार्मूले आप यूज करते हैं,
कहीं कहीं इस फार्मूले को E इज इक्वल टू वी अपॉन एल करके भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल लिखते हैं। जैसे ये कंडक्टर है स्टूडेंट, ठीक है, और इस कंडक्टर में ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस V होता है और इसकी लेंथ जो होती है वो L होती है, ठीक। तो ये भी फार्मूला लिखते हैं। आप कोई भी एक इसमें लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे तीनों में से, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें एक डेरिवेशन और करना है स्टूडेंट। obtain the expression for the electric field intensity at a point due to an infinite linear charge wire with the help of Gauss theorem। तो एक्सप्रेशन आपको इंटेंसिटी का डिराइव करना है। इसमें एक डेरिवेशन लगा हुआ है और ये डेरिवेशन है स्टूडेंट E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका आपको डेरिवेशन करना है और इसमें विथ वेक्टर फार्म आप लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले में वेक्टर फार्म लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको डिराइव करना है।